हेलो फ्रेंड्स। मैं मुदस्सिर हामिद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेडियंस बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आप जानते हैं, अपने जेनेटिक्स वाले पोर्शन के पिछले वीडियोस में हमने इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन डिस्कस किया है। साथ साथ हमने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस डिस्कस किया है, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, या हम कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस? मेंडल ने एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ने के साथ साथ कोशिश की दो जीन्स का या दो फैक्टर्स का इनहेरिटेंस साइमल्टेनियसली पढ़ने की। इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को, जिसमें इसने दो फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करने की कोशिश की, इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला। सो वी कैन से दैट अ क्रॉस, a hybridization experiment involving a hybridization experiment between pea plants involving two characters या two factors simultaneously। एक ही बार में जब स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू कैरेक्टर्स और टू फैक्टर्स, इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल सकते हैं। हमने यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। यू कैन सी, इस एग्जाम्पल में हमने एक पी प्लांट को लिया है जिसके पास येलो एंड राउंड सीड्स हैं। येलो एंड राउंड सीड्स। इस पी प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट किया है विद अनदर पी प्लांट हैविंग ग्रीन एंड wrinkled seeds। येलो और राउंड सीडेड प्लांट के कैरेक्टर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं बाय पेयर्स ऑफ फैक्टर्स कैपिटल Y एंड कैपिटल R कैपिटल R। कैपिटल Y डिनोट्स येलो सीड कलर एंड कैपिटल R डिनोट्स राउंडेड सीड शेप। इसी तरह ग्रीन कलर सीड को हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे और रिंकल्ड सीड शेप को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये प्लांट्स, पी प्लांट्स गैमेट बनाएंगे तो गैमेट बनाने के टाइम पे ये कैपिटल Y सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल R सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कहने का ये है कि 50% of the gametes will receive only one of the two Y's and 50% of the gametes will receive only one of the two R's, right? तो ये येलो एंड राउंडेड सीड वाला प्लांट सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट्स बनाएगा। ऑल द गैमेट्स विल बी कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल Y एंड कैपिटल R। सिमिलरली ये वाला पेरेंट, ग्रीन एंड रिंकल सीड वाला पेरेंट, ये भी सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाएगा। सारे गैमेट्स में स्मॉल y और स्मॉल r फैक्टर्स होंगे। जब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, सीड बनेगा, सीड को जमीन में डाल दिया तो प्लांट्स बने। उन प्लांट्स को हम बोलेंगे प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं तो ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं। फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या होता है? तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन वाले प्लांट्स में आप देख सकते हैं कैपिटल Y फैक्टर भी है, स्मॉल y फैक्टर भी है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस कैपिटल Y स्मॉल y को एक्सप्रेस नहीं होने देगा।
देयरफॉर कैपिटल वाई का इफेक्ट आएगा, दैट इज येलो। कैपिटल आर और स्मॉल आर भी है, अगेन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल आर स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है, सो राउंडेड सीड वाला फैक्टर आएगा, राउंडेड सीड वाला कैरेक्टर आएगा। देयरफॉर इन प्लांट्स में कौन सा फिनोटाइप होगा, कौन सा कैरेक्टर होगा? द प्लांट्स विल बी कंसिस्टिंग ऑफ येलो एंड राउंडेड सीड्स। ओके, फिर मेंडल क्या करते थे? वो इन F1 जनरेशन वाले प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे, सेल्फिंग कराते थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक स्क्वायर यहाँ पर डिपिक्ट किया है, यू कैन सी हियर। तो ये येलो राउंडेड सीड वाले प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस बोथ मेल गैमेट्स एज वेल एज फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को हम स्पर्म्स बोलेंगे, फीमेल गैमेट्स को हम ओवा बोलेंगे। तो how many types of sperms and how many types of ova will they produce? You can see अगर इसका जीनोटाइप ये है तो they can produce, पहले हम कैपिटल Y और स्मॉल y को अलग अलग करेंगे, फिर इस कैपिटल Y के साथ कैपिटल R और स्मॉल r डालेंगे, अगेन स्मॉल y के साथ कैपिटल R एंड स्मॉल r डालेंगे, देन द गैमेट्स विल बी लाइक दिस। पहला गैमेट बनेगा capital Y, capital R, you can see here. Out of the four gametes, one will be consisting of capital Y, capital R. दूसरा बनेगा capital Y and small r, you can see here. तीसरा फीमेल गैमेट यानी कि ओवम बनेगा small y, capital R, you can see here. और चौथा बनेगा small y, small r, you can see here. Similarly, four types of male gametes बोले तो sperms will be produced. Capital Y, capital R, capital Y, small y, capital R and small y, small r. जब ये gametes fuse होंगे, they will produce 16 types of phenotypes, 16 types of plants. You can see here in this second generation. कैपिटल Y, ये वाला गैमेट, ये वाला फीमेल गैमेट इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। आराम से आप देख सकते हो टोटल 16 बनेंगे। Out of 16, nine will be consisting, 9 will be having yellow and rounded seeds. आप इस स्क्वायर बोर्ड में देख सकते हो 16 में से 3 के पास ग्रीन और राउंडेड सीड्स होंगे, 16 में से 3 के पास येलो एंड रिंकल्ड सीड्स होंगे और एक के पास होगा ग्रीन एंड रिंकल्ड। ध्यान से आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा पता चल जाएगा। पैरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या थे? एक पैरेंट था येलो राउंड, दूसरा पैरेंट था ग्रीन रिंकल। अब देखिए येलो राउंड वाले कितने हैं? 9 आउट ऑफ 16, तो इट इज अ पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रीन रिंकल्ड वाले कितने हैं? 1 आउट ऑफ 16, ये वाला भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। लेकिन यहां पर दो नए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स बने। ग्रीन के साथ रिंकल्ड होना चाहिए था लेकिन आ गया इसके साथ राउंड, येलो के साथ राउंड होना चाहिए था लेकिन आ गया इसके साथ रिंकल्ड। ये जो दो नए कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स बने इनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में या जब हम दो जीन्स का, दो फैक्टर्स का इनहेरिटेंस पैटर्न एक साथ स्टडी करते हैं तो यहां पर F2 जनरेशन में 4 तरह के कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स बनते हैं। उसमें से दो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स पैरेंटल होंगे और दो न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। उन न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने एक प्रिंसिपल डिड्यूस किया। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when more than one pair of contrasting characters, what, मैं लिखूंगा इसको अंग्रेजी में, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। when more than one pair of contrasting characters या आप बोल सकते हो when more than one pair of contrasting alleles। अलील मतलब एक जीन के डिफरेंट फैक्टर, जैसे कि जीन है येलो कलर के लिए, येलो कलर के लिए येलो कलर वाले जीन के दो फैक्टर्स, दो अलील्स हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं when more than one pair of contrasting alleles या characters is present in a hybrid। अगर एक हाइब्रिड में हाइब्रिड प्लांट में एक से ज्यादा पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, फिर देन एनी वन मेंबर ऑफ एन अलीलिक पेयर, जो दो फैक्टर्स होंगे उनमें से कोई भी मेंबर, जो दो अलील्स होंगे जीन के उनमें से दो कोई एक मेंबर कैन असॉर्ट, असॉर्ट होने को हम कंबाइन भी बोलते हैं, कैन असॉर्ट और कंबाइन इंडिपेंडेंटली with any member of other allelic pair, any member of other allelic pair। मतलब क्या है इसका? इस डेफिनेशन का मतलब क्या है हम समझाते हैं हिंदी में। आप देख सकते हैं अगर हम पैरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स देखें तो एक पैरेंट में येलो सीड कलर के साथ राउंडेड सीड शेप था और दूसरे पैरेंट में ग्रीन सीड कलर के साथ रिंकल्ड सीड शेप था। बट F2 जनरेशन की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर 16 में से 3 प्लांट्स ऐसे निकले जिनमें ग्रीन सीड कलर के साथ राउंडेड सीड शेप है। बट पैरेंटल में क्या था? ग्रीन के साथ रिंकल्ड सीड शेप। बट यहां पर आप देख सकते हो ग्रीन के साथ राउंडेड सीड शेप भी है। इसी तरह पैरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स में येलो के साथ राउंडेड सीड शेप था, बट यहां पर 16 में से 3 प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें येलो कलर ऑफ सीड के साथ रिंकल्ड सीड शेप भी है ना? इसका मतलब यही हुआ कि सीड कलर वाले फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सीड शेप वाले फैक्टर्स सीड कलर वाले फैक्टर्स के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करते। मतलब इसका यह है कि जब F2 जनरेशन में फैक्टर्स के फ्यूचर जनरेशंस में इनहेरिट होने की बात आती है, तब येलो कलर के साथ राउंडेड सीड शेप भी आ सकता है, येलो कलर के साथ राउंडेड सीड शेप भी आ सकता है और येलो कलर के साथ रिंकल्ड सीड शेप भी आ सकता है। यू कैन सी हियर, ये रहा। एंड ग्रीन सीड कलर के साथ राउंडेड सीड शेप भी आ सकता है और ग्रीन सीड कलर के साथ रिंकल्ड सीड शेप भी आ सकता है। मींस ये येलो सीड कलर का जो फैक्टर है वो राउंडेड सीड शेप वाले फैक्टर के साथ भी आ सकता है और
रिंकल्ड सीड शेप वाले फैक्टर के साथ भी आ सकता है, मतलब येलो सीड शेप वाला फैक्टर राउंडेड सीड शेप वाले फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उसके साथ भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। वो असॉर्ट हो सकता है, सॉर्ट हो सकता है राउंडेड सीड शेप वाले फैक्टर के साथ भी और रिंकल्ड सीड शेप वाले फैक्टर के साथ भी। सिमिलरली सिमिलरली जो ग्रीन सीड कलर वाला फैक्टर है, ग्रीन सीड कलर वाला फैक्टर, ये ग्रीन सीड कलर वाला फैक्टर राउंडेड सीड वाले फैक्टर के साथ भी खुद को असॉर्ट कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, और रिंकल्ड सीड वाले फैक्टर के साथ भी खुद को कंबाइन कर सकता है। यही इन फैक्टर्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना और एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली खुद को दूसरे पेयर ऑफ फैक्टर के साथ, दूसरे अलीलिक पेयर के साथ कंबाइन कराना, दूसरे कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन कराना, खुद को असॉर्ट करना, इसी प्रिंसिपल को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर एक से ज्यादा व्हेन मोर देन वन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स एक हाइब्रिड प्लांट में प्रेजेंट होंगे तो अलीलिक पेयर, इन्हीं अलीलिक पेयर्स की मदद से, इन्हीं अलीलिक पेयर्स की वजह से वो कैरेक्टर्स आते हैं। तो कोई भी मेंबर एक अलीलिक पेयर का, क्योंकि अलील्स पेयर्स में होते हैं, पेयर ऑफ अलील्स का कोई भी मेंबर खुद को कंबाइन करा सकता है इंडिपेंडेंटली with any other member of the allelic pair। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, दिस लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन बात यह है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट this law of independent assortment is applicable only to those factors or genes which are present on different chromosomes। ये याद रखने वाली बात है, this law is applicable only to those factors और genes, आजकल हम factors को genes भी बोलते हैं, that are present on different chromosomes, that are present on different chromosomes। तो मेंडल ने इसी तरह डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया और हर बार उन्होंने यही रिजल्ट पाया कि पैरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट्स भी बनते हैं, मतलब न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स भी बनते हैं। और जब उन्होंने F2 जनरेशन में उन्होंने जब phenotypic ratio देखा प्लांट्स का, तो he saw that the phenotypic ratio was 9:3 is to 3 is to 1। मतलब क्या है इसका, 16 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में से 9 प्लांट्स ऐसे थे जिनमें राउंड एंड येलो सीड्स थे, 3 पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऐसे थे जिनमें आप ऊपर भी क्रॉस में देख सकते हो ग्रीन एंड राउंड सीड्स थे, 3 ऐसे थे जिनमें येलो एंड wrinkled seeds थे। Only one part of the plant was like having green and wrinkled seeds। जैसा कि हमने मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो जो कि 3:1 था, उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो भी देखा था, अभी यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो देख सकते हैं, यू कैन सी दिस जीनोटिपिक रेशियो हियर।
आप इस क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो भी मालूम कर सकते हैं। कैपिटल आर वाले कितने हैं, यू कैन राइट है। कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, यू कैन राइट दैट। देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर वाले कितने हैं, यू कैन राइट दैट। एंड यू विल फाइंड दैट द जीनोटिपिक रेशियो will come out to be, I will write here, जीनोटिपिक रेशियो जब आप काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द प्लांट्स विल बी 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1. This. What does it mean? It means कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले प्लांट्स कितने होंगे, 1। कैपिटल आर कैपिटल वाई 1। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाले 2 होंगे। देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले 2 होंगे। देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले 4 होंगे। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला 1 होगा। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले 2 होंगे। देन स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला 1। देन स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला 2 होगा। एंड फाइनली स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले 1 होंगे। So it will become a little bit difficult to remember this genotypic ratio. तो आप इस डायहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो को याद रखने के लिए ट्रिक लगा सकते हो। द ट्रिक इज लाइक आपको अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो याद है तो दैट विल बी 1 is to 2 is to 1, 1 is to 2 is to 1। अब अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो निकालना है तो आप इसी 1:2:1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे and you will get this genotypic ratio. That will be the genotypic ratio of the dihybrid cross. So Mendel performed this dihybrid cross for each of the 7 pairs of contrasting characters, and every time he got the same result. Thus he concluded this dihybrid cross in the form of the law. The law I have already mentioned is known as the law of independent assortment, right? तो इसके साथ हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया, डायहाइब्रिड क्रॉस को भी स्टडी किया। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देम, और हमने इन क्रॉसेस के साथ जो लॉज थे उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस करें तो डायहाइब्रिड क्रॉस यू कैन डू दैट। डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम टेस्ट क्रॉस लगा दें, we can get the dihybrid test cross ratio, and that ratio will be equal to 1 is to 1 is to 1 is to 1। मतलब जैसा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आता था 1:1, मतलब 50% plants were of the one parental type and 50% plants were of the other parental type। टेस्ट क्रॉस आपको पता ही होगा
a cross in which F1 hybrid is crossed with the parent having the recessive character, right? लेकिन अगर हम dihybrid टेस्ट क्रॉस करेंगे तो रेशियो विल बी 1:1:1:1. ये 1 और ये 1, these will be the parental types of characters. और ये these will be the recombinants. और याद रखें डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में पेरेंटल टाइप्स 50% होंगे एंड रिकॉम्बिनेंट्स होंगे 50%, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला क्रॉस जो भी हमने ऊपर किया इसमें टेस्ट क्रॉस अप्लाई कर दें तो plants with rounded seeds and yellow seeds they will be 25%. Plants having green wrinkled seeds they will be 25%. तो हो गए parental types. Plants with yellow and wrinkled seeds वो 25% होंगे और plants with green and rounded seeds वो 25% होंगे. वो recombinants आएंगे. So the point that you need to remember here is whenever you will find a dihybrid test cross ratio, that test cross ratio will be 1:1:1:1. In this test cross ratio, the parental types of characters will be 50% and recombinants will be 50%. या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 25% plants ऐसे होंगे जिनमें डबल डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे. 25% प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें डबल डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे और 25% ऐसे होंगे जिनमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव, जैसे कि येलो सीड कलर एंड रिंकल्ड सीड शेप. और 25% ऐसे होंगे जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा, जैसे कि ग्रीन कलर सीड इज द रिसेसिव वन एंड उसके साथ rounded seed shape, that will be the dominant one, right? So it was all about Mendel's dihybrid cross or the inheritance pattern of two genes at a time. अपने आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि मेंडल्स लॉज में काफी सारी एक्सेप्शंस आती हैं. उन हम बोल सकते हैं कि मेंडल्स लॉज डिविएट समटाइम्स. कहाँ कहाँ पर मेंडल्स लॉज डिविएट होते हैं, कौन कौन सा लॉ डिविएट होता है वो हम देखेंगे. इन दोज डिविएशंस वी विल सी कोडोमिनेंस. Codominance is the exception to Mendel's which law. Then incomplete dominance, ये incomplete dominance मेंडल के कौन से लॉ का एक्सेप्शन है. We will study about linkage. Linkage मेंडल के कौन से लॉ का एक्सेप्शन है. We will study all these things in our forthcoming video tutorials. तब तक के लिए इतना काफी है. दीजिए इजाजत. गुड बाय एंड टेक केयर.